Guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. Today for this session we are going to deal with the topic cell and cell organelles, that is for Maharashtra Board MSB class 8. ठीक है, तो क्लास 8 का टॉपिक है ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10. तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक शॉट में कवर करने की कम्प्लीटली 100% कोशिश करेंगे. तो देखो, ये चैप्टर टफ बिल्कुल नहीं है. पहली बात तो इजी बहुत है, स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी. तो इसीलिए इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि यार ये जो 100% मार्क्स है सारे आपके पॉकेट में आ सके, कोई आपसे छीन ना सके मार्क्स को. तो देखते हैं, चलिए बिगिन करते हैं आज के सेशन के साथ. लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट डूइंग एनी फर्दर. सो बिगिन करने से पहले, आर यू गाइज रेडी टू गो बैक टू स्कूल विद मी? एंड इफ यू गाइज आर, देन लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है. व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल? सेल के यहाँ एक काम करते हैं ना, यहाँ पे देखो ये कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं. तो हम लोग नाम तो लिखेंगे, लेकिन नाम लिखने से पहले हम लोग ये जो कंपोनेंट्स है ना, उनके नाम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी. तो सबसे पहले प्लांट सेल से बिगिन करते हैं. देखो, प्लांट सेल का मैं करवा दूंगी, एनिमल सेल का होमवर्क रख लो. ओके, तो सबसे पहले काम करते हैं प्लांट सेल से. तो प्लांट सेल में क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले यार आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल. आपके ईआरस आ गए, ये तो आपने क्लास 7 में पढ़ा है ना आईसीएसई के बायोलॉजी में. सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, सेल एंड चैप्टर था, सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा चैप्टर का नाम था, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो उसमें आपने पढ़ा होगा. तो देखो, ये हो गया. न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है. फिर आपके आ गए वैक्यूल्स. तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आपका साइटोप्लाज्म आ गया, आपका सेल वॉल हो गया, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हो गए, मेम्ब्रेन्स नहीं सिर्फ मेम्ब्रेन. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके प्लांट सेल में होती है. अब देखो, इन सारी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें फिगर में दिखाई है, इस बेसिस पे हम लोग लिखते हैं. चलो सबसे पहले यार यहाँ से शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से. माइटोकॉन्ड्रिया का ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा, किसी भी चीज़ में जब ऐसी वो होती है और उसमें कुछ इस तरह से इनर फोल्डिंग देखने को मिले ना, कैसे पहचानोगे को क्या माइटोकॉन्ड्रिया? तो जब आपको इस तरह से इनर फोल्डिंग देखने मिले, यहाँ पे ये देख लो, इसमें भी है. ठीक है, तो ये दो क्या हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसके अंदर ऐसे इनर फोल्डिंग्स है. इन इनर फोल्डिंग्स को बोला जाते हैं क्रिस्टे. अब थोड़ा सा ब्रेन पावर यूज करो और मुझे बताओ कि यार इसमें इनर फोल्डिंग्स क्यों होती है. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अगर ध्यान से समझ लिया ना, तो काफ़ी हद तक यार इस क्वेश्चन को आप आंसर कर लोगे, काफ़ी हद तक. अब देखते हैं. अब यार नेक्स्ट है आपके ईआर. ईआर कहाँ पे होंगे? ईआर करने से पहले न्यूक्लियस करते हैं. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बाद ईआर अपने आप मिल जाएंगे. तो ये देख रहे हो आप, ये सर्कल जो लेफ्ट में है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस. और उसके अंदर जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? देखो, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ना, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस. तो देखो, 3 कंपोनेंट्स हो गए. अब उसके आसपास ही ऐसे रबड़ी, ठीक है, रबड़ी कुछ भी. ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना आपको ऐसे वाले, उनको बोला जाता है आपके ईआर्स. उनको क्या बोलते हैं? ईआर्स. तो ईआर्स भी हो गए. ईआर 2 तरह के, आरईआर, एसईआर, जो आगे आप सेशन में पढ़ोगे वाली बात है. ठीक है, तो ये ईआर्स हो गए. अब बात आती है आपके वैक्यूल्स की. कहाँ? तो ये जो सबसे बड़ा वाला दिख रहा है ना, सबसे बड़ा सेल कंपोनेंट, जो कि एक सेल का 90%, आपके प्लांट सेल का 90% एरिया वॉल्यूम कवर कर रहा है. वॉल्यूम, ठीक है, 90% वॉल्यूम जो कवर कर पा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? आपका वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल. ये भी खत्म. अब आता है बात साइटोप्लाज्म की. यार साइटोप्लाज्म का जो ये फ्लूइड पार्ट, जिसमें भी ये सारी चीज़ें फ्लोट कर रही है ना, पूरा का पूरा फ्लूइड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. अब यार आपका सेल वॉल जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना सेल की, उसको बोला जाता है सेल वॉल. और फिर उसके बाद क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आउटर मोस्ट कवरिंग के बाद जो कवरिंग है उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इसका क्या मतलब है कि हमारा सेल स्ट्रक्चर प्लांट सेल का कंप्लीट है कंप्लीट. बिल्कुल गाइस. अब एब्सोल्युटली यस. अब यार देखो, सेल के वैक्यूल्स के अंदर ना आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो. मैंने कुछ ही चीज़ें नहीं है. तो ये छोटे छोटे इस तरह से सीधे देख रहे हैं ना, इनको बोला जाता है रफाइड क्रिस्टल्स. इनको क्या बोलते हैं गाइस? इनको बोला जाता है रफाइड क्रिस्टल्स. इनके अंदर ड्रूस क्रिस्टल्स भी होते हैं आपके वैक्यूल्स में. तो ये है आपके रफाइड क्रिस्टल, जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वैसे फिलहाल नहीं. ठीक है, अभी देखो, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, सेल वॉल दोनों में नहीं होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है. देन आपका ऐसी कौन सी चीज़ है जो एनिमल सेल्स में होती है पर प्लांट सेल्स में नहीं होती? वो होते हैं सेंट्रोसोम्स. ठीक है, सेंट्रोसोम्स है. प्लास्टिड्स यार एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल में एब्सोल्युटली यस होती है. अब आपकी आ गई प्रेजेंट. तो ऐसी कौन सी चीज़ें दोनों में होती है? न्यूक्लियस है जो दोनों में ही होती है.
वैक्यूल्स होती हैं लेकिन छोटी होती है या फिर नहीं होती है। अब प्लांट सेल में एब्सोल्युटली यस होती है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों आपका होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है, कि ये होती हैं या नहीं होती है, ये फिल करने हैं आपको 2-4 ब्लैंक्स। और साथ साथ में एनिमल सेल का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट करना है आपको और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना है। अब देखिए बिगिन करते हैं आप कंपोनेंट्स ऑफ सेल से। सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो कौन है वो? सबसे पहला जो पढ़ोगे वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब क्यों? क्योंकि आज जो चीज़ सबसे बाहर होती है ना उसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन, ये बॉर्डर बना रही है आपके सेल का। ऐसा कोई भी सेल नहीं है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों ही हो। ऐसा कोई भी सेल आज तक दुनिया में नहीं बना है, तो बिल्कुल गलत है। प्लांट सेल जो होता है गाइस उसमें ये दोनों होता है। मैंने ये बात कह के क्यों बोली, मैं ट्विस्ट करके इसीलिए बोला ताकि ना आपको ये एक बात याद रखे। हाँ मुझे ट्विस्ट करके बोला था एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो हाँ यार मैंने वीडियो देखी थी ना, वीडियो में इन्होंने ऐसे ट्विस्ट करके इस तरह से बोला था, हाँ प्लांट सेल में भी होती है, मतलब इस तरह से आप याद रख पाओगे बेसिकली। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेकिन वो एनिमल सेल। आपकी सेल वॉल भी आउटर मोस्ट कवरिंग है लेकिन वो प्लांट सेल की। अब प्लांट सेल के पास दोनों है पर एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आपका होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। चलो पॉइंट्स लिखते जाए ना, तो सबसे पहले है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पॉइंट्स लिखेंगे, देन आपका सेल वॉल्स के बारे में, सेल वॉल्स नहीं सिर्फ सेल वॉल के बारे में पॉइंट लिखना है। यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ बट हाँ नाउ दिस इज फाइन। अब यार देखो सबसे पहले कहाँ से लिखा जाता है, हाँ सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। आउटर मोस्ट, आई एम राइटिंग विद माउस इसलिए हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, सो प्लीज डू बेयर विद दिस। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बट किसकी होती है, तो इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल, ठीक है। अब आपकी बारी आती है यार, ये वाली हो गई। अब आपकी बारी आती है सेल वॉल की, सॉरी अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। अब ये तो दिख रहा है ना कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बनता है बेसिकली प्रोटीन्स और लिपिड्स से, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ना ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट वाज गिवन बाय नन अदर देन सिंगर एंड निकोल्सन, ठीक है। एग्जाम में से पूछा नहीं जाता है ज्यादातर बार ये क्वेश्चन, बट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना यार। ये भी हो गया। अब आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। आप भाई साहब इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल? सो बेसिकली सिलेक्टिवली परमिएबल, मुझे लिख लेने दो फिर मैं बोलती हूँ मतलब, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ और आप सारे जैसे 10 बच्चे मेरे क्लास में फॉर एग्जांपल 20 बच्चे बैठे हैं और मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ और वैसे ही मैंने पूछ लिया कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आप सबको पता है, लेकिन यार कुछ ऐसे 20 बच्चों में से सिर्फ 7 बच्चों ने ढंग से पढ़ा, बाकी के जो बच्चे थे ना बाकी के उन्होंने पढ़ा ही नहीं। मैंने अच्छे खासे समझाया बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उनको वो आंसर नहीं आएगा। अगर उनको आंसर नहीं आया तो हैंड रेज नहीं करेंगे। तो जिनको भी आता है, जो 7 बच्चों को आता है वो हैंड रेज करा उन्होंने। अब 7 में से उन सबको आंसर देना है कि मैं दूंगा आंसर, नहीं मैं दूंगी। लेकिन उन 7 में से ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करूँ और बोलो कि तुम आंसर दो कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बेंचर को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैंने सोचा मैं फर्स्ट बेंचर को करती हूँ, उसको नहीं आया फिर लास्ट बेंचर को करेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल ये कर लिया, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा मैंने किया ना, मैंने सबसे पहले फर्स्ट बेंचर को सिलेक्ट किया, मतलब ये क्या है, मैंने सिलेक्ट किया और बोला कि अच्छा तुम जवाब दो। तो इसको क्या बोला जाता है? सेलेक्टिवली। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक और एग्जांपल ध्यान से देख लो, इसको सुन लोगे उसके बाद तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक और एग्जांपल सुन लो, स्टार एग्जांपल है ये वाला भी। 7 बजे है ना मैं क्लासरूम में हूँ, मैं क्लासरूम में बैठी हुई हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं अगेन टीचर हूँ गाइस। ये सारी चीज़ें ना ये सेलेक्ट करने वाली स्कूल्स में ही आती है, तो स्कूल का एग्जांपल देना बहुत अच्छी बात है। तो फॉर एग्जांपल मैं बैठी हूँ और मेरे क्लास में कितने बच्चे थे? 20 बच्चे थे। अब 20 में से ना 7 बच्चे लेट आए क्लास में, 7 बच्चे लेट आए, बाकी के बच्चे ढंग के आ गए टाइम पे, बस सारे बैठे मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन 7 बच्चे लेट आए, 7 बजे लेट आए और बाहर से आ रहे हैं।
अब यार उन 7 बच्चों में से 7 ने बोला मैम मैं कमिंग, तो मैं सबको अंदर नहीं आने दूंगी क्योंकि मुझे पता है ये लोग लेट आए हैं। मैं बोलूंगी नहीं, यू ऑल कांट कम इन। हाँ, बट ये जो थर्ड वाली गर्ल दिख रही है ना, उसको अंदर आने दो, बिकॉज उसकी मम्मा ने मुझे बोला था वो लेट आने वाली है और शी वॉज नॉट फीलिंग वेल ना, तो वो हॉस्पिटल गई थी। फॉर एग्जाम्पल ये दिया एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगी, थर्ड वाली गर्ल को अंदर आने दूंगी। मतलब मैंने सिलेक्टिवली अंदर आने दिया, सिलेक्टिवली मैंने परमिट किया इन लोगों को। तो इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि वो किसी को, देखो वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो जब कोई अंदर आएगा, फॉर एग्जांपल देखो वाटर अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ऑक्सीजन भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है, आपका ना एक ग्लूकोज अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर अंदर आके वो पायरुवेट बन जाएगा, वो छोड़ो। फिर आपका जैसे देखो वाटर, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और आपका एक जूस अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो बोलेगा वाटर की मुझे ज़रूरत है, मुझे पीना है पानी, मैं जिंदा रहूँगा। सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत लेम एग्जांपल है। तो मैं वो बोलेगा ठीक है पानी तुम अंदर आ सकते हो, एक प्रोसेस होता है उसको भी अंदर आने का, वो बाद में ऑस्मोसिस हम डिस्कस करेंगे। वो बोलेगा ऑक्सीजन इज नेसेसरी इफ आई वांट टू सस्टेन, ऑक्सीजन तुम भी अंदर आ जाओ। फिर बोलेगा ग्लूकोज, एक काम करो ना, ग्लूकोज की जगह जूस आ जाओ अंदर, मुझे जूस पीने का बहुत मन है, लाइक समर सीजन चल रहा है तो मुझे जूस पीने का बहुत मन है, तो जूस को आने देगा अंदर। मतलब ऐसा होता नहीं है, इट इज़ अ लेम एग्जांपल, जूस अंदर जाने की कोशिश ही क्यों करेगा। फिर वो बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, नो आई डोंट वांट यू इनसाइड, वैसे भी तुमने ग्लोबल वार्मिंग बहुत कर रखी है, नो आई डोंट वांट यू, पॉल्यूशन बहुत करते हो तुम, भाई मेरा सेल पॉल्यूट हो गया तो तुम अंदर नहीं आने देगा। तो उसने क्या किया, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं आने दिया, वह इन तीनों को अंदर जाने दिया। तो ये क्या हो रहा है, सिलेक्टिवली परमिट कर रहा है वो। अब वो हम इतना पागल नहीं होता है कि जूस को अंदर जाने देगा, वाटर को नहीं जाने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जाने देगा, ग्लूकोज को, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल था, वो थोड़ा अक्लमंद होता है। इट हैज़ अ बिग ब्रेन, इट हैज़ अ ब्रेन बिगर देन यू, बिगर देन मी, तो अपने ब्रेन के हिसाब से काम करता है। तो इससे क्या होता है कि सेल के अंदर ना बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं घुस पाते और डिसीजेस नहीं हो पाते सेल को। तो ये इसका एक बेनिफिट है, क्योंकि हर चीज़, अगर देखो स्कूल खुली रहेगी आपकी, स्कूल के मेन गेट से कोई भी अंदर आएगा तो स्कूल के बुक्स वगैरह सब चोरी करके चले जाएंगे ना, ठीक है। तो क्या किडनैपिंग वगैरह भी हो जाएगी, इसीलिए ना वो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट्स लाइक रेदर मोर क्लेवर, तो सबको अंदर नहीं आने देते। सिलेक्टिवली परमिएबल का टॉपिक क्लियर है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्टिवली परमिएबल के बाद हमको जो डिस्कस करना है वो है कि अब क्या डिस्कस करें। अब शायद हमें एक और टॉपिक है जो बाकी है, जो गाइस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, कि वो इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड थिन, ठीक है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, सबसे पहले फ्लेक्सिबल एंड थिन, ज़्यादा बहुत थिक नहीं होता है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड थिन। और इसका एक फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि इट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। साइटोप्लाज्म ना फ्लूइड पार्ट होता है, उसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, आगे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग्स, नहीं तो साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा ना। और ये यार इतना क्लियर है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको इतना क्लियर है तो एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं, स्क्रीन पे आपको सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, देख के आंसर नहीं करना है, अगर देखे आंसर करना है कि व्हाट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है। 1 2 3 योर टाइम्स अप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये देख रहे हो, ये जो मैंने लिखे हैं ना, उसके नोट्स बना लो आप, परफेक्ट नोट्स बन जाएंगे आपके, सच कह रही हो। नोट्स बना लो तो कभी नहीं भूलोगे, नोट्स बना लो और याद कर लो, ध्यान से पढ़ लो। अब यार देखो, अब बात आती है सेल वॉल की। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग बट ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल इज, अगर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बहुत सिलेक्टिवली परमिएबल, तो सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल इज बेसिकली परमिएबल, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, इसलिए वो हार्ड होता है। आपने देखा होगा ना कि लाइक वी ह्यूमंस नीड वेरी सॉफ्ट स्किन, बट रेदर व्हेन इट कम्स टू लाइक प्लांट्स देन दे नीड लाइक हार्ड स्किन ना। तो हम बोलते हैं ना, मैंने वो आपने एड में देखा होगा ना, मैंने एक तरफ नॉर्मल सोप लगाया और मैंने दूसरी तरफ डव लगाया, और डव से मेरी त्वचा बहुत सॉफ्ट हो गई। वो डव की वजह से नहीं होता, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉफ्ट होता है ना, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो डव से त्वचा सॉफ्ट हो गई, तो काफ़ी लोग लगाते हैं ना, तो उनको मैं बता दूँ कि वैसे मैं यही चीज़ बताना चाहती थी कि जैसे कि देखो डव से कैसे हम लोग अपने स्किन को और ज़्यादा सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसे प्लांट्स यूज़ करते हैं सेल वॉल अपनी स्किन को थोड़ा रिजिड बनाने के लिए। क्यों उनको रिजिड और सॉलिड चाहिए, ताकि वो अच्छे से दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स एज वी ह्यूमंस आर, दे आर नॉट वॉक
दे कैन नॉट स्लीप, दे कैन नॉट ईट। वो खाते हैं ऑब्वियसली, वो फोटोसिंथेसिस से बना के खाते हैं, हमारी तरह दांत से चबा चबा के नहीं खाते। तो यार वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारी तरह, तो उनको चाहिए ना कि उनके पास वो थोड़े हार्ड रहे, तो ताकि खड़े तो रह पाए, तो उनको डेड सेल्स का चाहिए होता है, इसलिए वो सेल वॉल यूज़ करते हैं। अब जैसे देखो, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, आपका सेल वॉल बना हुआ रहता है बेसिकली। योर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड ग्लाइसेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक है, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है गाइस, सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है आपका सेल वॉल। इट इज़ रिजिड, इट इज एंड स्ट्रॉन्ग एज वेल, एंड इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, नहीं प्लांट सेल, इस बार एनिमल सेल नहीं, इस बार प्लांट सेल, एंड इट इज परमिएबल, और ये सेल को एक शेप दे रहा होता है सेल वॉल, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल। अब यार ये देखो, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डिस्कस हो गया, ठीक है। हम गाइस नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थिंग है कि हाउ डू सब्सटेंसेस ट्रैवल इन द सेल, सेल के अंदर चीज़ें ट्रैवल कैसे करती हैं, ज़रा मुझे बताना सोच के कैसे करती होंगी। उनके भी कुछ मेथड्स हैं। आपका जो दो बहुत पॉपुलर मेथड होता है उसको होता है डिफ्यूजन, और एक को बोला जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो डिफ्यूजन आपने केमिस्ट्री में भी नाम सुना होगा, इजंट इट गाइस, केमिस्ट्री में शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, बट सुना होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी आपने डिफ्यूजन का नाम एब्सोल्युटली यस सुना होगा शायद, और ऑस्मोसिस जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक और होते हैं, ये क्या होता है, दीज डजंट कंज्यूम एनी सेल्यूलर एनर्जी, सेल की कोई एनर्जी नहीं लगती। बट दो मेथड्स और होते हैं जिनको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब एंड, एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब दोनों का मतलब एंड ही निकल रहा है। लेकिन यार देखो, एग्जिट में क्या हो रहा है, एक्सो में क्या हो रहा है कि साइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस जो है ना, ये आपके वेस्ट मटेरियल्स सेल के बाहर निकाल रहा होता है, मतलब एग्जिट कर रहा होता है, एक्स एग्जिट, इस तरह से याद रख सकते हो। अब एंडोसाइटोसिस जो है वो क्या करता है, फूड को अब बाहरी एनवायरनमेंट से अंदर ले लेता है। इट एंगल्स द फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने वो रीड किया है। तो दिस इज व्हाट इट डज। तो ये होता है आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दैट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी, वाइल आपका जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है दे डू नॉट रिक्वायर एनी सेलुलर एनर्जी। तो अब ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, अब यार देख रहे हो आप, कोई गैसेज होते हैं ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो दो मेन गैसेज हैं, वो सेल के अंदर बाहर होंगे, कौन से मेथड से, दे विल यूज द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। अब यार ये डिफ्यूजन है क्या, तो डिफ्यूजन एक ऐसा मेथड है जो कि लाइक डिफ्यूजन का देखो, जैसा कि आप डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है काफ़ी बार कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफाइन ऑस्मोसिस, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल मूव थ्रू दिस प्रोसेस, या फिर लिख सकते हो द सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, you know they move in and out of cell using the process called as diffusion। अब ये डिफ्यूजन को किसी मीडियम की नहीं ज़रूरत है। मीडियम मतलब क्या, कि डिफ्यूजन जो है ना, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मेम्ब्रेन, मतलब समझ रहे हो, मतलब यार अच्छा आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, मेरे को लग रहा है ऐसा, तो मैं आपको एक और एकदम शॉर्ट एग्जांपल देती हूँ। क्या आपने कभी भी अपनी मम्मी के हाथ का बना खाना खाया है? आप बोलोगे क्या पागल जैसा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स खाया है यार, मम्मी के हाथ का बना खाना। मम्मी के हाथ का बना खाना मम्मी कहाँ बनाती है, किचन में बनाती है। किचन में बनता है ना, तो आप रूम में बैठ के अच्छे से मूवी देख रहे होते हो और आपको पता चलता है हाँ क्या स्मेल है यार, वाओ व्हाट स्मेल, शायद ना चिकन बिरयानी बन रही है, शायद ना चिकन बिरयानी बन रही है। फिर आप बोलोगे नहीं 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 यार, शायद ना खमन बन रहा हो, नहीं पाव भाजी बन रही है। पाव भाजी बन रही है क्या, जलेबियाँ बन रही हो तो नहीं नहीं नहीं, समोसे बन रहे होंगे, करी राइस बन रहा होगा, क्या पता अंडा बिरयानी बन रही हो। तो ऐसा सोच में आता है ना, मतलब स्मेल आ रही होती है आपको फूड की। क्या आती है, फूड की स्मेल आ रही है। देखो नाम लेते लेते ना मेरे दिमाग में भी हो गया कि अब मैं जाऊँ क्लास लेना बंद करके फूड खा के, बट मैं पढ़ा देती हूँ पहले। तो ऐसे फूड की स्मेल आ जाती है। मतलब जब फूड की स्मेल आती है तो वो आप ठंडे खाने की आती है क्या, मतलब मम्मी ने खाना बना दिया, खाना ठंडा हो गया रखा है, तो अब क्या आपको आएगी ठंडे खाने की स्मेल? नहीं। वाई इट हैपेंस, बिकॉज रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं, डिफ्यूजन मतलब होता है बेसिकली इंटरमिक्सिंग। देखो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग।
डिफ्यूज कर देना मतलब इंटरमिक्स कर देना। तो इंटरमिक्सिंग जब हो रही होती है मतलब आपका जो गैस है वो ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, इस तरह से कुछ फैल रहा है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। आपके परफ्यूम को कभी आप सूंघ के देखो, आपने परफ्यूम लगाया, आपने मतलब फॉर एग्जांपल रूम में ना आपने एक जगह एक कॉर्नर में खड़े हुए परफ्यूम लगाया, आपने परफ्यूम को उससे पहले ना सूंघ लेना अच्छे से। अब आपने एक बार परफ्यूम सूंघ लिया और आप लाइक एक जगह खड़े होकर आपने परफ्यूम लगा दिया रूम के दूसरे कॉर्नर पे, मतलब थोड़ी दूर जाओ, आपको पता है परफ्यूम की स्मेल आएगी। बोलो क्यों? वही स्मेल आएगी जो आपने सूंघी थी। दैट स्मेल इज ओनली कम दैट यू हैड स्मेल्ड। क्यों? क्योंकि यार वो डिफ्यूज हो गया, मतलब वो कॉर्नर से ये कॉर्नर तक वो धीरे धीरे ऐसे होके पहुंची है। इंसेंस स्टिकी ले लो, अगरबत्ती जलाइए, कभी पूजा करते तो ऑफकोर्स अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती ना आप एक कॉर्नर में रख दो और उसको थोड़े दूर जाके सूंघो, थोड़ा दूर जाओ और सूंघो, क्या आपको अगरबत्ती की स्मेल आएगी? एब्सोल्युटली नो। अब क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने उसको जलाया नहीं ना, उससे गैस नहीं निकल रही है। तो अब क्या करोगे? उसको जला दो, जब उससे ऐसे धुएं निकल रहे होंगे थोड़े थोड़े ऐसे 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 ऐसे, आप थोड़ी दूर जाओ और सूंघो, क्या होगा? आपको स्मेल आएगी। बोले क्यों? क्योंकि अब डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस गाइस। आपका डिफ्यूजन किस में लेता है? इट टेक्स प्लेस इन गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसेस में इट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, इसको भी क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर जितना हाई होगा। कोल्ड चीज़ों में रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, बट अच्छा उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है ना, और जब उसको गर्म करते हो तो एनर्जी मिलती है। इंसेंस स्टिक को आप जलाते हो तो गरम गरम धुआं ही निकलता है ना, वो ठंडा तो नहीं होता बिल्कुल। और क्या होता है कि गैसेस में ना एकदम दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? एकदम दूर दूर होते हैं, तो अच्छे से स्प्रेड भी हो पाते हैं। उनके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, तो स्प्रेड होते जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में एक चीज़ आपने अगर ध्यान से देखा हो तो किसी भी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या है ये मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट? अगर ये नहीं समझ में आ रही है देखते जाओ सेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस कवर करेंगे, उसके बाद ये क्या हो रही है पता चल जाएगा। अब यार ये सारा देखो इतना खिचड़ी बना दिया है, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इस खिचड़ी को पहले हम लोग हटा देते हैं। तो डिफ्यूजन तो आप सब आई होप समझ गए होंगे। डिफ्यूजन क्या होता है कि जब वो पास करी होती है ना, जब वो ट्रैवल करी होती है ना, उसको बोलते हैं। तो वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है। वो कौन सा प्रोसेस का यूज करते हैं? वो डिफ्यूजन। अब वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन। हाउ इज इट सो? वाटर कैसे डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता है? इट यूजेस द प्रोसेस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को यूज करके वो डिफ्यूजन का लॉ रख रहा है। मतलब वो बोल रहा है डिफ्यूजन जी ने लॉ बना दिया, मैं नहीं तोड़ रहा। आई एम अ वेरी गुड बॉय, आई एम अ वेरी गुड बॉय स्लैश गर्ल, बिकॉज मुझे नहीं पता वाटर के जेंडर क्या है, ठीक है। बिकॉज वी आर नॉट स्पेनिश पीपल ना, जो हर चीज़ की जेंडर रखते हो। स्पेन में होता है ना कि हर चीज़ की एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज जेंडर, उसको हर चीज़ की जेंडर बना रखते हैं। आप कभी पढ़ना तो आपको पता चलेगा। तो ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस में यार आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ना वाटर। ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स और वाटर कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू सच अ, ठीक है, वो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये बात हमेशा याद रखना कि दैट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें पता है हम लोगों ने क्या वर्ड डाला? सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये देख रहे हो, ये वर्ड डाला है, लेकिन डिफ्यूजन में ये वर्ड नहीं डाला था, क्योंकि ऑस्मोसिस तभी होगा जब एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाना होगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि वाटर हिल रहा है आप उसको ऐसे ही ऑस्मोसिस बोल लोगे। लेकिन डिफ्यूजन क्या होगा कि वो, तो डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता। डिफ्यूजन में ऐसी कोई बैरियर है ही नहीं। डिफ्यूजन हैज नो बैरियर। तो ये होती है आपकी क्या होती है? ऑस्मोसिस। और आपका वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, याद रखना। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है? बेसिकली आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रहे हैं। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? आपके वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। वाटर इज बेसिकली मूविंग। What is moving? Water is moving. How is it moving? It is moving by itself, but by the process of diffusion. What process is it using? It is using the process known as diffusion. अब आपको देखो, diffusion में क्या हो रहा होता है कि only and only solvent और solvent particles are moving. Solvent और solvent particles दोनों मूव हो रहे हैं, solute और solvent. अब osmosis में क्या हो रहा है कि only and only what? Solvent particles और water can move, ठीक है। तो यार देखो, अब solvent क्या होता है?
सॉल्वेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान से देखो, एक पानी है यहाँ पे, एक पानी है एक जग लिया मैंने। अब इसके अंदर क्या है, वाटर है, इसके अंदर क्या है, वाटर है। और यार अब मैंने लिया थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ऐसे सॉल्ट लिया। अब वो जो सॉल्ट है ना उसको मैंने डाल दिया पानी के अंदर। चलो डाल देते हैं यहाँ पे एक, ठीक है, सॉल्ट है ना उसको मैंने पानी में डाल दिया, वो मिक्स हो जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास जगह है। तो यार अब क्या होगा जानते हो, ये जो सॉल्ट था जिसको आपने मिक्स किया, ये सॉल्ट को बोला जाता है आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, any dissolved substance in a solution, any dissolved substance in a solution is known as your solute, any dissolved substance in a solution is called your solute। अब आपका ये जो पानी था तो वो क्या हुआ, your water was your solvent, your water was your solvent। solvent क्या होता है, any liquid that dissolves another solute, एक कोई और solute को dissolve करता और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। जब होमोजीनियस मिक्सचर एब्सोल्युटली यस, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो जब वो बन रहा होता है तब उसको ये बोलते हैं, ठीक है। अब यार अब इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो एक सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा। एक क्या बन करके आएगा, सॉल्यूशन बन करके आएगा। तो वो जो सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट एंड वाटर को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो ये क्लियर है। आप गाइस चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन के टर्म आ रहे हैं ना, मुझे ये नहीं लग रहा है मैं बायो पढ़ा रही हूँ। आई एम फीलिंग लाइक आई एम टीचिंग केमिस्ट्री टू यू गाइस, ठीक है। डिफ्यूजन पहले आया, फिर ये सॉल्यूशन का भी आ गया, तो चलिए पढ़ा ही देते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट मेंटेन्स, इट बैलेंसेस ऑस्मोटिक प्रेशर, बैलेंसेस ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस पढ़ाई है अभी आपने, तो इसमें तो दिक्कत नहीं आ रही। हीट बैलेंसेस ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हाउ डज इट सो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे इधर पे पानी है बाहर के मीडियम में और सेल में, तो दोनों में इक्वल वाटर होगा, तो ना कोई पानी सेल से बाहर जाएगा ना सेल के अंदर आएगा। इट इज बैलेंसिंग इट, तो सेल में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगी। जो आपका देखो, जो आपको डिफरेंस दिखने मिलता है, जो इफेक्ट आपका सॉल्यूशन का आपको सेल के ऊपर देखने को मिलता है, उसको बोला जाता है टोनिसिटी, टोनिसिटी, टोनासिटी, टोनाइसिटी, ठीक है, जो बोल लो बोल लेने का, ठीक है, नहीं तो बोलो टोनिसिटी, वो भी बोल सकते हो। तो ये आपका टोनिसिटी आ गया। तो ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्ट को टोनिसिटी बोलते हैं। अब हाइसोटोनिक में टोनिसिटी क्या होगा, नो चेंज विल टेक प्लेस बिकॉज इट बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो नाम से पता चल रहा है, हाइपो, हिप्पो हाइपो इक्वल लग रहा है थोड़ा, मैंने इसलिए बोल दिया। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ना ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल लेस देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, और इन दिस द टोनिसिटी विल बी दैट द सेल स्वेल्स एंड बर्स्ट्स। ये होगी इसकी टोनिसिटी। अब आती है आपकी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इन दैट व्हाट इज हैपनिंग इज the concentration of solution outside is more than inside, outside is more than inside, ठीक है। तो ये हाइपरटोनिक होता है, this is known as your hypertonic। The cell has more water than outside medium, the cell has more water than outside medium, ठीक है। मैंने क्या बोला, the concentration of solution outside the cell is more than solution inside the cell, यही बोला मैंने, समझ रहे हो, सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आप पढ़ सकते हो पूरा, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ये शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मोलाइसिस इज नथिंग बट श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म away from the cell, away from the cell wall due to excessive loss of water. The shrinking of protoplasm away from the cell wall due to excessive loss of water is known as your plasmolysis। अब यार इतना तो क्लियर हो चुका होगा आप सबका, आई होप आप सबका क्लियर है। तो देखो यार, इनके बाद मैं ना आपको एक और टर्म सिखाना चाहती थी। आई वाज थिंकिंग दैट एक होता है आपका एंडोमोसिस और एक एक्सोमोसिस। आपने सोचा होगा लास्ट स्लाइड में मैंने बताया तो था, लेकिन वो था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या है, एंडोमोसिस एंड एक्सोमोसिस। इसको क्या बोला जाता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। जब कोई सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज कमिंग इनसाइड द सेल, उसको बोला जाएगा एंडोमोसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल यार ये देख लो, ये जब इसमें से एग्जांपल ले लो, देखो आरबीसीज है ये, ठीक है। ये क्या है आपके आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। जब कोई चीज, कोई सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर आएगी उसके, व्हेन सम सॉल्वेंट पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इफ वाटर इज कमिंग इनसाइड द सेल, then that will be known as endomosis। एक्सोमोसिस मतलब के
जब वो सॉल्वेंट बाहर जा रही होगी, जब वाटर सेल से बाहर जा रही होगी तो क्या होगा, उसको बोला जाएगा एक्सोमोसिस, उसको बोला जाएगा एक्सोमोसिस. Now guys, let's deal with what is cytoplasm. Cytoplasm is nothing but the fluid between plasma membrane and the nucleus. तो in the outer covering आपका plasma membrane होता है and inside you have the nucleus. So उन सब के बीच में मतलब जितनी भी जो भी फ्लूइड है जिसमें सारा सेल ऑर्गेनेलाज साइटोजोल्स फ्लोट कर रहे होते हैं ना, उसको बोला जाता है आपका साइटोप्लाज्म. देखो डिटेल में देखो पूरा यहाँ पे लिखा है आपके महाराष्ट्र बोर्ड के बुक से ही निकाला है, तो यू कैन जस्ट रीड इट आउट एंड रेदर लेट मी एक्सप्लेन दिस इन वन मोर short one. That what happens is cytoplasm is also known as the medium for chemical reactions. This is known as the medium for chemical reaction. इसके पास has two things that float. एक होता है आपका cytosol और the second one is cell organelles. So cytosol क्या होता है, it stores vital substances like your amino acid. That amino acids like amino acid का जब chain बनता है ना, then they form protein. यहाँ पे then they form protein. Protein is a polymer while आपके amino acids they are monomers here. अब आपका ग्लूकोज, अब ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज एक चेन बनाएंगे ना, तो वो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट. क्या बनते हैं वो, कार्बोहाइड्रेट. तो ये जो ग्लूकोज है उसको और ब्रेक कर दिया आपने, ग्लूकोज इज बेसिकली 6 कार्बन मॉलिक्यूल. देखो ये बात अभी करनी नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि आप आगे के ग्रेड्स में जाओ तो ये याद रखो, ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं बता रही हूँ. आपकी ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होती है. जब आप उसको ब्रेक करते हो ना, तो उसको 2 पीसेज में ब्रेक कर सकते हो. 3 कार्बन मॉलिक्यूल इधर, 3 कार्बन मॉलिक्यूल उधर. तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल हुई ना, उनको बोला जाता है पायरुवेट. ईच वन इज नोन एज पायरुवेट. ये मैंने क्यों बताया है, ताकि आगे के ग्रेड्स में आपको ये बात याद रहे कि जब आगे ग्रेड्स में जाते हैं ना, पायरुवेट की बात आएगी तो आपको याद रहेगा, अरे हाँ याद है वो मुझे पढ़ाया था उस दिन, हाँ ये पायरुवेट. तो ईजी हो जाता है. अब देखो साइटोसोल है ना, आपके अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन एक्सेट्रा चीज़ें स्टोर कर रहा होता है. एनिमल सेल्स में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म ना प्लांट सेल्स के कंपेरेटिवली, ओके माइक कहाँ गया, हाँ, तो यार एनिमल सेल्स में एक्चुअली ये होता है कि आपके प्लांट सेल्स के कंपेरेटिवली आपका जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा ज़्यादा डेंस होता है. अब देखो यहाँ न्यूक्लियस की बात आती है. व्हाट इज न्यूक्लियस अगेन, तो यार न्यूक्लियस उन लोगों को नहीं पता है जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है इस चैप्टर को क्लास 7 में. पढ़ा है तो पता होगा. इट कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है. और ये ना हेरिडिटरी में इन्वॉल्व होता है. क्यों, क्योंकि इसके पास होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको बोला जाता है क्रोमोसोम्स. क्या बोलते हैं उनको, क्रोमोसोम्स. हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, पैड्स बनाए हुए थे क्रोमोसोम्स के, लाइक 23 है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट शुड बी 23 या. तो 23 पैड्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए. तो बेसिकली ना आपके क्रोमोसोम्स जो बॉडी में होते हैं ना, हमारे बॉडी में 23 पैड्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 ले लो इस तरह से. तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो हमारे बॉडी में होता है. अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये किसके पास होते हैं, ये आपके न्यूक्लियस के पास होते हैं. न्यूक्लियस के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल, खुद का डीएनए तक होता है, ठीक है. तो आप अपने मम्मी पापा जैसे थोड़े दिखते होगे. मतलब योर आईज मस्ट बी लाइक योर मदर, मे बी योर फेस इज लाइक योर मदर, मे बी योर हेयर इज लाइक योर मदर, मे बी योर नोज इज लाइक योर फादर, मे बी योर नेल्स आर लाइक योर फादर. तो मे बी यू एक्ट एज योर फादर, मतलब कुछ चीज़ें उन पर गई हुई होती है ना. तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट, एज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लाइक ये क्रोमोसोम्स, ये जीन्स की वजह से होता है, ठीक है. ये जीन्स की वजह से ही होता है. तो आगे और पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है. तो अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब बिगिन करते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स से. सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहला नाम ना, सबसे फेमस जो सबसे पहला नाम पढ़ते हो ना, वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एक ऐसा ऑर्गेनेल है, ये पहली बात तो एक ऑर्गेनेल है, ठीक है. न्यूक्लियस वॉज ऑल्सो ऑर्गेनेल, बट हमने उसको थोड़ा अलग से इसीलिए पढ़ा तो कि मतलब उसका स्वैग अलग ही है ना, उसका न्यूक्लियस का स्वैग थोड़ा अलग ही है आपका. तो इसको पढ़ते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता क्या है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स. इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स जो आपके साइटोप्लाज्म में होता है. इसको 3 लोगों ने डिस्कवर किया था. मुझे फिलहाल 2 के नाम याद है, पोर्टर एंड क्लॉड. पोर्टर एंड क्लॉड, ठीक है. नाम नहीं याद तीसरे के, आप एक बार सर्च कर लेना, आई होप आपको मिल जाएगा, ठीक है. पोर्टर, क्लॉड और एक और कोई थे एफ से, इट वॉज समथिंग लाइक फेलम और वॉट, या ऐसा ही कुछ था नाम, ठीक है, फेलम और समथिंग. सो आप एक बार सर्च कर लेना. आई एम नॉट डैम श्योर, बट आई एम डैम श्योर अबाउट पोर्टर एंड क्लॉड, ठीक है. पोर्टर और क्लॉड के बारे में आई एम डैम श्योर. इन तीनों लोगों ने मतलब करा था
तो अब आपके जो ईआर्स होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। अब आप बोलोगे हैं अब इसमें क्यों टाइप्स आ गए यार, इसमें भी टाइप्स होते हैं। आपके एक आरईआर्स होते हैं, एक आपके एसईआर्स होते हैं। आपके आरईआर जो है वो रफ होता है बिकॉज दे हैव रिबोसोम्स ऑन देयर सरफेस एरिया। आपके एसईआर होते हैं वो स्मूथ होते हैं बिकॉज दे हैव नो रिबोसोम्स ऑन देयर सरफेस एरिया, नो राइबोसोम्स, नो रिबोसोम्स। अब जो रिबोसोम्स होते हैं दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। रिबोसोम्स आर नोन एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि वो रिबोसोम्स दैट आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वो आरईआर के पास है, इसीलिए आरईआर क्या सिंथेसाइज करता है, वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन। और आईसीआर स्मूथ है, मतलब स्मूथ है तो लिपिड्स एकदम स्मूथ होता है ना, इस तरह से याद रख सकते हो, लर्निंग टेक्निक्स है। तो लिपिड्स बनाता है, ये सिंथेसाइज करता है। और हाँ, एसईआर का एक और है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल, पॉइजन्स, इन सब में मदद कर रहा होता है। अब आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज बोलो, काफ़ी नाम रख दिए हैं इसके, लेकिन जिसने इसको डिस्कवर किया उसका एक ही नाम है। उनका नाम है, जिन महान व्यक्ति ने इन्हें डिस्कवर किया है उनका नाम है कैमिलो गोल्जी। इन्हीं से इनका नाम, मतलब उनका नाम कैमिलो गोल्जी था ना, तो उसी से इसका नाम गोल्जी अपैरेटस पड़ गया। तो कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर करा था। अब यार कैमिलो गोल्गी ने जब इसको डिस्कवर किया तब मतलब उनको भी लगा होगा ना मैंने क्या चीज़ डिस्कवर कर दी, ऐसी 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 चीज़ डिस्कवर की उन्होंने। जब आप कोई भी फिगर देखो ना, उसमें जब ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है ना, और फिर ऐसे थोड़े डॉट डॉट वगैरह वो रहेंगे, तो ऐसा ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोला जाता है आपका गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी। आप अपनी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में देखना, इसका फिगर भली बात ही बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। अब आपका जो गोल्जी बॉडीज है ना, इसको बोला जाता है सिक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। सिक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द सेल एट व्हाट सेंस? बिकॉज इसका काम होता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग, वो चीज़ें जो आपके बनाया जा रहा है बाई ईयर, उनको स्टोर, मॉडिफाई एंड पैकेज कर रहा होता है। साथ साथ में लाइजोसोम्स को भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अब आप बोलोगे है अब ये लाइजोसोम्स क्या है, वो आगे पढ़ेंगे सेशन में। ठीक है, लाइजोसोम्स बेसिकली दे आर द सुशीरियल बैग्स, क्या है क्यों है वो सारा आगे पढ़ोगे सेशन में। थोड़ा ठंड रखो यार, धीरे 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 ABCD जाएंगे हम लोग। अब ठीक है, अब लाइक नेक्स्ट मूव करते हैं आपके लाइजोसोम्स में। देख लिए आ गए ना लाइजोसोम्स पे, तुरंत बोला नहीं कि आ गए फटाफट हम लोग। तो देखो लाइजोसोम्स आर द सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरे हुए होते हैं। एक बैग होता है जिसके अंदर ढेर सारा डाइजेस्टिव एंजाइम फूट फूट के भरा होता है, मतलब एक छेद हुई नहीं कि सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके बाहर निकल जाएंगे। इसके फंक्शंस क्या हैं ये भी आप यहाँ देख लो। देखो आपका जो इसको क्या बोला जाता है लाइजोसोम्स को, आपका स्यूशीरियल बैग्स। अब स्यूशीरियल बैग्स क्यों बोलते हैं? स्यूशीरियल बैग्स पीपल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सुसाइड करवा रहा होता है सेल को। अब ये सेल को सुसाइड क्यों करा रहा है? लाइजोसोम मतलब आप फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग में रहते हो, आप यहाँ सुनो, आप एक बिल्डिंग में रहते हो, उस बिल्डिंग में आप लाइक फॉर एग्जांपल सेकंड फ्लोर पे इधर रहते हो, तो जो बिल्डिंग है ना वो यहाँ पे सेल है, और ये जिस फ्लोर पे ये रह रहा है ना यहाँ पे ये लाइजोसोम है। आप क्या करेगा लाइजोसोम ना, अपने घर का जो सिलेंडर है, उसके पास ढेर सारे सिलेंडर्स हैं, आपके आते हैं ना सिलेंडर जिस पे खाना बनता है, तो उसने क्या किया सिलेंडर को खुला छोड़ दिया। सिलेंडर को खुला छोड़ दिया तो आपको पता ही फिर ब्लास्ट होगा, पूरी बिल्डिंग फट गई, सुसाइड कर दिया, मतलब उसने खुद ही सुसाइड करवा लिया, जानबूझ के खोला था उसने। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे लाइजोसोम सुसाइड वाला काम कर रहे हैं। तो इसी तरह इधर भी होता है, इनके पास यहाँ सिलेंडर की जगह होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब सेल में कोई सी भी डिस्टर्बेंस हुई, फॉर एग्जाम्पल सेल कोई भी डैमेज हुआ, कुछ हुआ नहीं कि लाइजोसोम को खबर पड़ी नहीं कि फटाफट से वो आएगा अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेगा, और वो डाइजेस्टिव होते, इतने स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। यस गाइस, दे डू दिस। तो इसीलिए उनको बोला जाता है द डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल। अब गाइस बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है गाइस? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये देख रहे हो मैंने आपको बताया था, कोई भी स्ट्रक्चर हो, मतलब ऐसा जिसके अंदर ऐसे ऐसे इनर पोल्स क्रिस्टे बने हुए हो जिनको बोलते हैं, तो आप समझ लेना हो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये जो इनर पोल्स दिख रहे हैं इस तरह से, इनको क्या बोलता है? क्रिस्टे बोलते हैं। और फिर ये अंदर जो होती है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे ब्लड की मैट्रिक्स क्या है? ब्लड की मैट्रिक्स आपकी प्लाज्मा हो गई, फ्लूइड मैट्रिक्स। आपके बोन्स की मैट्रिक्स क्या होगी? बोन्स की मैट्रिक्स हो गई आपकी, क्या होती है बोन्स की मैट्रिक्स? कैल्शियम, इसलिए बोलते हैं ना हड्डियों को
स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको कैल्शियम मतलब दूध पीना चाहिए बिकॉज इट हैज़ कैल्शियम। तो ऐसा बोलता है ना, आप एक ऐड में आपने सुना होगा, मेरी मम्मी कहती थी दूध पीने का बच्चा नहीं तो अंदर से रह जाएगा कच्चा। क्यों कच्चा रह जाएगा? बिकॉज कैल्शियम नहीं मिलेगा। और उसका मैट्रिक्स एक और चीज़ का बना हुआ होता है जिसका हम लोग ज़्यादातर नाम नहीं लेते हैं, बट यार इसका भी एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस आप देखो आपका वो मैट्रिक्स ये है, मतलब एग्जांपल दिया मैंने मैट्रिक्स का कहीं पे और जाके, तो ध्यान से देखो। अब इसका ये इनर मेम्ब्रेन आ गया और ये होता है जो बाहर की तरफ है, बाहर का आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब यार ये तो आपने पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा। व्हाट इज गोइंग टू प्रोड्यूस? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली अ डबल मेम्ब्रेन, उसके पास होती है एक डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपके हाँ एक बात मैं बताना चाहती थी आप सबको, ये न्यूक्लियस वाले पार्ट में मुझे अभी याद आया। यस, तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन, उसके पास भी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देख रहे हो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास पोर्स भी होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जिनको बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप भी आपको पढ़ना होता है, तो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे ये भी न्यूक्लियस जैसा ही है। अब मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास भी इसका खुद का डीएनए होता है। इट ऑल्सो हैज इट्स ओन डीएनए। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इन स्ट्रक्चर में एक चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ है आपकी डीएनए। वो चीज़ें यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे डीएनए भी बना दोगे तो ये कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया जैसा लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे डीएनए, आप ये देख रहे हो, ये ऐसे ब्लू कलर का जो मैट्रिक्स बनाया हुआ है ना, वो मैट्रिक्स है। ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो मैट्रिक्स है, और ये बाकी ब्लैक जो मैंने बनाया ना, ये क्या है? आपके डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का होता है, मतलब उसको इट डजंट हैज टू बोरो। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इट प्रोड्यूसेस एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोइस ट्राइफॉस्फेट। एडिनोइस ट्राइफॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल। याद रखना पीपल, बहुत काम आने वाली बात है। दे आर ऑल्सो नोन एज योर एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल। अब देखो प्लांट सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, बिकॉज एनिमल सेल्स को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। अब ये पढ़ लिया। अब जो आपने मैट्रिक्स यहाँ पे देखा ना, आपने जो मैट्रिक्स यहाँ पे देखा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में किस चीज़ का बना है, तो ये बना हुआ होता है, ये मैट्रिक्स होता है बेसिकली प्रोटीन एशियस जेल। ठीक है, प्रोटीनेशियस जेल। ये आपका जो मैट्रिक्स होता है ना, उसके बाद इट इज फिल्ड विद, ये देख रहे हो ये वाला इनर मेम्ब्रेन, ये और इनर मेम्ब्रेन जो है ये पूरा इट इज फिल्ड विद प्रोटीनेशियस। आपका ये ना, इट इज फिल्ड विद प्रोटीनेशियस जेल। ठीक है, और जेल, और इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? मैट्रिक्स। इसके बाद क्या है? खुद के डीएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें। तो ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्या कर रहा होता है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय योर माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, एंड हियर कम्स योर आंसर. So now what is vacuoles? Vacuoles are the storage sacs of the cell. Why are we calling them storage sacs? ठीक है, STORAGE storage and SACS sacs. So storage sacs मतलब क्या होता है? sacs मतलब होता है आपका बैग। ठीक है, तो ये ऐसे बैग होते हैं ना जिसमें आप लोग स्टोरेज कर रहे होते हैं। प्लांट्स को देखा, प्लांट्स में पास बड़ा सा वैक्यूल होता है, उनके पास इसीलिए होता है ना क्योंकि वो उसमें स्टोर कर रहे होते हैं अपना फूड। ठीक है, एनिमल्स के पास, एनिमल्स को ऐसे इतनी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। हम लोग घर पे स्टोर कर लेते हैं डब्बों में अपना फूड, बट प्लांट्स के पास डब्बे नहीं होते ना, तो उनके पास बड़ा सा वैक्यूल भगवान ने दे दिया है। तो या दिस वाज अ लेम टाइप ऑफ थिंग, बट याद रख लेना, काम आ सकता है in a sense. तो देखो, vacuoles are the storage sacs for solid or liquid contents. They are the storage sacs for the solid or liquid contents. They don't have any typical shape size. उनके पास कोई ऐसा perfect shape size नहीं होता। हाँ, वेरीज फ्रॉम वन सेल टू दी अदर सेल, और सेल की नीड के ऊपर होता है। एंड वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन था, बट वैक्यूल्स हैव ओनली सिंगल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान से सुन ले। वैक्यूल्स आर ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन ओनली। दे मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल। दे स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हो गया आपका ग्लाइकोजन,
प्रोटीन्स, वाटर एक्सेट्रा। जो आपका प्लांट है ना, जो आपका प्लांट स्टार्च स्टोर कर रहा है, आपका जो प्लांट फूड स्टोर कर रहा होता है ना, वो ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है वो, किस फॉर्म में करता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है। इन एनिमल सेल दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड, वाइल इन अमीबा इट स्टोर्स फूड बिफोर डाइजेशन। फूड डाइजेशन के पहले अमीबा में स्टोर होता है। अमीबा इज अ वेरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी रिजिडिटी टू देम। अब आपकी बात आती है प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स का नाम सुन के आपको प्लास्टिक की याद नहीं आ रही? मैन मेड प्लास्टिक मुझे आ जाती है, बट या दिस इज नॉट प्लास्टिक, इट इज प्लास्टिड। अब ये देख रहे हो, ये फिगर, ये किसकी फिगर है? क्लोरोप्लास्ट की। प्लास्टिड के भी बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं आपके। 3 टाइप्स कौन कौन से? आपके ल्यूकोप्लास्ट, लेट मी राइट, क्लोरोप्लास्ट लिख दिया। अब देखो, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट and chloroplast. I know my handwriting is unbearable, but I hope still you guys will manage with this. You guys will bear my handwriting. ठीक है, you need to bear it after all. तो ये है, क्या है आपका? ये है आपका प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड जो होता है ना, वो बेसिकली वो पिगमेंट ऑफ द सेल होता है। एक ऐसा ऑर्गेनल जिसके पास खुद का पिगमेंट है, समझ रहे हो? मतलब आप समझ रहे हो, पिगमेंट है खुद का उसके पास। हम ह्यूमंस ना कुछ बहुत गोरे होते हैं, कुछ बहुत काले होते हैं, कुछ हद से ज़्यादा काले होते हैं, कुछ काले थोड़े सांवले से होते हैं, ठीक है? तो उन सबका जो कलर होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है? वो मेलेनिन पर डिपेंड करता है। जैसे ह्यूमंस पे वो मेलेनिन पर डिपेंड करता है, ज़्यादा मेलेनिन तो डार्क स्किन टोन, कम मेलेनिन तो लाइट स्किन टोन। उसी तरह प्लांट सेल्स में क्या होता है कि वो डिपेंड करता है आपके प्लास्टिड पे, कि प्लास्टिड के पास क्या क्या है। क्लोरोप्लास्ट मेक्स प्लांट्स लुक ग्रीन। हाउ डज इट हैपन? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज समथिंग दैट हैज इट्स ओन क्लोरोफिल, उसके पास खुद की क्लोरोफिल होती है। इट हैज क्लोरोफिल एंड एज इट हैज क्लोरोफिल, वो ये काम भली भांति बहुत अच्छे से कर पा रहा होता है। जा रहे हो, समझ रहे हो गाइस? इट कैन डू इट्स वर्क वेरी प्रॉपर्ली बिकॉज इट हैज इट्स ओन क्लोरोफिल। हाउ कैन इट डू इट्स वर्क? बिकॉज इट हैज इट्स ओन क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल है तो मतलब यार आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, बिकॉज फिर फोटोसिंथेसिस भी हो ही जाती है ना, फिर फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं। अब ये तो ये आप बोलोगे हाँ क्लोरोप्लास्ट का तो समझ गए। अब ये ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का काम ही क्या है? क्रोमोप्लास्ट आर नथिंग बट योर कलर्ड प्लास्टिड्स, दे आर योर कलर्ड प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट ना स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन्स को एक्सेट्रा इन सबको स्टोर कर रहे होते हैं। स्टार्च, प्रोटीन्स और ऑयल, इनको ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं। हाँ, उनके पास कौन सी पिगमेंट होती है? दे आर वाइट इन कलर, और वो उन्हीं प्लांट के टिश्यूज में होता है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अब आपका क्लोरोप्लास्ट का ना ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। चलो बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ना, यहाँ पे जगह है, ठीक है? व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग हियर अ स्ट्रक्चर। यहाँ पे इरेज करके बनाते हैं, थोड़ी ज़्यादा जगह मिलेगी। सो यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं यहाँ पे साइड में आपको बनाने की एक टेक्निक भी बताने वाली हूँ। जैसे देखो इसमें क्या है, आप अच्छा यहीं पे दिखा देते हैं। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, ये फ्लैट बने हुए हैं। क्या बने हुए? फ्लैट्स बने हुए हैं। एक मतलब एक जगह ले लिया आपने, उसके पास ऐसे अपने खुद के इस तरह से फ्लैट्स बने हुए हैं। ढेर सारे यहाँ पे ढेर सारे फ्लोर्स है उसके पास। एक फ्लैट यहाँ है, दूसरा फ्लैट यहाँ, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, एक ही फ्लैट कोई होता है। देखो मैंने बहुत गंदे फ्लैट्स बनाए, आप थोड़े अच्छे साफ सुथरे फ्लैट बनाना ताकि लोगों को मन करे कि वो रहे। अब यार प्लांट्स जो है ना, वो जैसे देखो हमारे ह्यूमंस में कैसे होता है कि हम लिफ्ट से फ्लैट से ऊपर नीचे चढ़ लेते हैं, लेकिन प्लांट बोले हम लोग को लिफ्ट बनाने नहीं आता, आपको जुगाड़ कर दो ना भगवान जी। तो भगवान जी ने बोला ठीक है, तो फ्लैट्स के लिए ऐसे है ना, आमने सामने जाने के लिए रास्ता तक बना दिया ऐसे, ठीक है? तो आमने सामने जाने के लिए ऐसे रास्ता बना दिया, तो इन रास्तों को तो रास्ते भी बना दिए। मतलब क्लोरोप्लास्ट का ये ओवरऑल देखो स्ट्रक्चर था, ठीक है? ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था। अब क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें तो पढ़ा ही है। हाँ, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको बोला जाता है आपका ग्रैनम। इट हैज़ इट्स ओन स्ट्रोमा। ग्रैनम और स्ट्रोमा ये दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है? अब देखो कलर ऑफ द प्लांट पार्ट, गाइस इस टोटल जो पॉइंट है ना कि इसको मैंने एक्सप्लेन किया, कलर ऑफ द प्लांट पार्ट दिख रहे हो ना, इसको मैंने अपने वीडियो में वाई आर फ्रूट्स कलरफुल उसमें एकदम डिटेल में समझाया है।
ये फ्रूट्स कलरफुल क्यों होता है, उसमें सारे पिगमेंट्स के बारे में बताया जो कि फ्रूट्स को कलरफुल, प्लांट्स को कलरफुल बना रही होती हैं। तो गाइस वो वीडियो जाके प्लीज़ 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 देखिए, मेरे प्लेलिस्ट साइंटिफिक ट्रिविया में ये होगा। अब देखो जैसे पार्ट का प्लांट का पार्ट ग्रीन कलर होता है, फॉर एग्जाम्पल लीव, तो किसकी वजह से होता है, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। ऑरेंज कलर का होता है, फॉर एग्जाम्पल कैरोट्स आपके ऑरेंज कलर के होते हैं, कैरोट्स आर ये फ्रूट्स टाइप ओनली, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, खुद के कैरोटीन को, कैरोटीन आपको क्या करते हैं, उसको ग्रीन कलर ऑरेंज कलर देते हैं, सॉरी। अब कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑरेंज खाओ ना, हर रोज़ 3-3 ऑरेंज खाते जाओ, तो आपकी भी स्किन ऑरेंज येलोइश ऑरेंज होने लगेगी बिकॉज ऑफ कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन की वजह से। अब येलो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। पर्पल और ब्लू क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। इन सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी करा है, ठीक है। डार्क पिंक क्यों होता है, बीट रूट्स देखे मैंने उसमें, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। तो इन सबको मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन करा है अपने उस सेशन में, प्लीज जाकर वो देख लें। अब आपकी बात आती है यार यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स की, जिसको हम लोग लास्ट रखा है। आप देखो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। ये तो पढ़ा है, यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ 1 सेल, मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स मल्टी सेलुलर, अमीबा एंड पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। तो अब यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक उसी टाइप का। यूकेरियोटिक मतलब क्या होता है, दे आर मॉडर्न लाइक अस, हम लोग मॉडर्न है इसलिए हमारे पास यूकैरियोट्स है। बट प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव, मतलब जो हमारे बुढ़े दादा दादी थे उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स थे क्योंकि वो बुढ़े हैं, बिकॉज दे आर प्रिमिटिव। एब्सोल्युटली नो गाइस, ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि यार प्रिमिटिव मतलब वो होते हैं कि जो बहुत साल पहले के हो, बहुत साल पहले के, मतलब प्रिमिटिव मतलब ना वो ओल्ड टाइप के हो। हमारे दादा दादी कितने भी ओल्ड हो लेकिन वो थोड़े स्वैगर्स, अपने अपने ज़माने के सब स्वैगर्स होते हैं। बट ये प्रिमिटिव वाले ना अपने अपने ज़माने के भी स्वैगर्स नहीं है, मतलब उनके पास एक तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अब उनके पास न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड है। अब न्यूक्लियोइड के पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है जैसे न्यूक्लियस के पास है मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और उनके साइज़ भी काफ़ी छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू यूकेरियोट्स। एंड उनके पास ना प्रोकैरियोट्स में, हाँ प्रोकैरियोट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपकी बैक्टीरिया हो यार, यूकेरियोट्स के तो हज़ारों एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्या क्या एक यूकेरियोट के एग्जाम्पल है, यूकेरियोट के एग्जाम्पल वी एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम दोनों एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूकेरियोट्स। आपके यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं ना, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के भी हो सकते हैं। सेल्स यूकेरियोटिक सेल्स आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकेरियोट होगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में होते हैं। अब हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकेरियोट्स भी होते हैं। ठीक है, अब यार देख लिया इतना सारा यूकेरियोट्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी। अब गाइस ये लास्ट जो चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि यार thanks for staying till the end of the session. Thanks a lot to you, each one of you who watched the session till the end. बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। और बकबक सुनने के लिए मेरी सबसे पहली बात, I know this was quite a long session, 1 घंटे का लगभग का सेशन था। बट यार इस 1 घंटे के सेशन में हमने एक चीज़ तो जान लिया कि ये चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ये चैप्टर का बहुत ज़्यादा आप बियॉन्ड जा सकते हो, बहुत डिटेल में जा सकते हो। मैंने इतना ज़्यादा डिटेल भी नहीं गई, ऑफकोर्स मैंने आपको बियॉन्ड और डिटेल जाके काफ़ी चीज़ें बताई, उनको नोट करो, नोट्स खुद के बनाओ। नोट्स बना के पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। और नोट्स कैसे बनाने हैं वो मेरे एक वीडियो देख लेना, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स, उसमें मैंने एक्सप्लेन कराएगा गाइस। तो दैट्स इट अबाउट द सेशन। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड एंजॉय दैट डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।